बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट आप? उम्मीद है आप सब होंगे खैरियत से और होंगे हंसते मुस्कुराते। तो जनाब, आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं, दैट इज अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड दिस टॉपिक आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपका हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपको टाइमली मिल सके। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है कि आपके पास जो सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम होती है उसको सराउंड किया होता है नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो कि जिनको कहा जाता है लिगेंड्स ने। ठीक है। अब क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि मैटर और लिगेंड के दरमियान में आयनिक बॉन्ड होता है, दैट्स मीन कि आपके पास मैटर और लिगेंड के दरमियान में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है। क्योंकि अब मेटल के पास आपके पास होते हैं 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। कौन से? डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं मेटल, वो ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल के कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? डी ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन ये 5 ऑर्बिटल्स अभी तो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। ठीक है। लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है तो क्या होता है कि इनकी डिजेनरेसी लॉस्ट हो जाती है और ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। एक पार्ट को कहा जाता है T2G और नेक्स्ट को कहा जाता है Eg। अब आपके पास जो ऑर्बिटल Eg के ऑर्बिटल हैं डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो एक्वायर कर देते हैं हाई एनर्जी लेवल, जबकि आपके पास जो बाकी दो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो लोअर एनर्जी पे होते हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है। तो अब इनके हाई एनर्जी पे जाने की रीजन क्या होती है? इनके हाई एनर्जी पे जाने की रीजन ये होती है कि ये होते हैं प्रेजेंट एट द एक्सिस, और आपके लिगेंड भी अप्रोच करते हैं आपकी मेटल को थ्रू द एक्सिस इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड का मतलब है कि आपके पास 6 लिगेंड्स आ रहे हैं। ठीक है। और 6 लिगेंड्स ऑन दी एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं टुवर्ड्स द मेटल, तो इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केस में जब लिगेंड आ रहे हैं आपके थ्रू द एक्सिस, तो जो ऑर्बिटल आपके प्रेजेंट है ऑन द एक्सिस वो डायरेक्टली फेस करेंगे, उनकी रिपल्शन क्रिएट होगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द डी ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड, और एज अ रिजल्ट एनर्जी हाई हो जाएगी डी सी स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की। यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलेगी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस की बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड। अब देखिए, जब आपके पास मेटल और लिगेंड सेपरेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। तो अब वो कह रही है कि जब आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है कि जब दो आपके पास दो आइंस जो हैं उनके दरमियान में अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, तो आस्ते आस्ते जब वो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो कोई कंपाउंड बनाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो उनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। वो लोअर एनर्जी पे आ जाते हैं। ठीक है। अब लेकिन वो इस लोअर एनर्जी पे तो आ गए, लेकिन वो ज्यादा देर तक इस लोअर एनर्जी लेवल को अटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करीब आने के बाद इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट मेटल के अंदर है और जो लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बहुत करीब डिस्टेंस पे आके उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना तो लिया है, लेकिन उनके दरमियान में क्रिएट हो जाती है रिपल्शन, और उस रिपल्शन के रिजल्ट में उनकी एनर्जी जो है वो रेज कर जाती है। ठीक है। लेकिन जब ये हाई एनर्जी पे आ जाते हैं तो इस हाई एनर्जी को समहाउ वो अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो वो कैसे करते हैं कि वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। अब इसमें से कुछ 3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि आपके पास एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं होते और जिनका लिगेंड से डिस्टेंस ज्यादा होता है, वो लो एनर्जी पे चले जाते हैं, और जो लिगेंड को डायरेक्टली फेस कर रहे होते हैं जहाँ पे हाई रिपल्शन होती है वो हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, स्प्लिटिंग क्रिएट हो जाती है। क्या होता है, डी ऑर्बिटल के दरमियान में स्प्लिटिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो अब स्प्लिटिंग का कांसेप्ट तो आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके माइंड में आता है कि स्प्लिटिंग कितनी होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है। कितनी स्प्लिटिंग आपके पास होगी? आपके पास दो एनर्जी लेवल्स में तो ये स्प्लिट अपार्ट हो गए हैं, एक आपके पास Eg है और एक T2G है, लेकिन इनके दरमियान में कितने कितना डिफरेंस है? तो जी ये डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं डेल में। ठीक है। और DQ में। ठीक है। अब डेल को डेल नोट हम लिखते हैं, और डेल नोट जो है उसमें नोट जो आपके पास ओक है वो शो कर रहा है आपके पास ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। डेल नोट आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, क्योंकि ये डेल की वैल्यू जो है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसमें से एक फैक्टर ज्योमेट्री भी है। ठीक है। तो ये ज्योमेट्री आपके पास ऑक्टाहेड्रल है, तो इसलिए हम इसको डेल नोट कहते हैं। अब जो दूसरी यूनिट है वो डेल नोट वो होती है DQ। DQ होता है 1 डेल नोट, जो आपके पास 10 DQ इक्विवेलेंट होता है। ठीक है।
हम इसको किस में कैलकुलेट करते हैं, डेल नोट और डेल डी क्यू। अब कैलकुलेशन की जो बात है ये कितनी है, ये आपका जो है वो डिपेंड करता है मैंने बताया काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है, इसलिए हम इसको जो भी इसकी वैल्यू आती है उसको हम डेल नोट के साथ लिखते हैं, ठीक है। डेल नोट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 0.4 डेल नोट, ठीक है। तो उसकी फिर हम अगर हम डी में कैलकुलेट करें तो हम उसको डेल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज की तरफ आ जाए कि जब हमने कंसीडर किया था यहाँ पे कि जब आपके पास अगर लिगेंड जो है, लिगेंड की वजह से सारे के सारे डी ऑर्बिटल इक्वली इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर लिगेंड की फील्ड जो है वो स्फेरिकल हो तो फिर क्या होगा, सारे डी ऑर्बिटल जो है वो इक्वली इफेक्ट होंगे। उस केस में तो एनर्जी सबकी रेज हो जाती है, ठीक है। लेकिन सब एक ही एनर्जी लेवल पे रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, हम उसको सपोज करते हैं, ये कोई रियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन जस्ट सपोज करने के लिए कि वो स्फेरिकल फील्ड के केस में, ठीक है। हम उस स्फेरिकल फील्ड को मान लेते हैं कि वो एक सेंटर है, ठीक है। इन दोनों के स्प्लिट होने का एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं बैरी सेंटर, ठीक है। उसको हम बैरी सेंटर मानते हैं, और उस बैरी सेंटर के रिलेशन में कुछ ऑर्बिटल स्प्लिट होकर ऊपर चले जाते हैं और कुछ नीचे, ऊपर ईजी वाले और नीचे टीजी वाले, ठीक है। अब जो ऊपर चले जाते हैं उनके साथ हम लगाते हैं प्लस का साइन, क्यों, सेंटर से ऊपर जितनी भी एनर्जी है उनका साथ हम लगाते हैं प्लस का साइन। प्लस का साइन ये शो करता है दे आर हायर एट एनर्जी, और जो नीचे वाले हैं उनके साथ हम लगाते हैं नेगेटिव का साइन। अब नेगेटिव क्या शो करता है, दे आर लोअर एट एनर्जी। अब प्लस और माइनस जो है, ये आपके पास, हमारे पास केमिस्ट्री का रूल है कि जब एनर्जी हाई एनर्जी पे जाएंगे तो हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, और जब कोई सिस्टम जो है वो लोअर एनर्जी पे जाएगा तो हम उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये चीज भी समझ आ गई। अब हमने कहा था कि ओवरऑल हम इसकी वैल्यू को क्या मान लेते हैं, हम इसकी ओवरऑल स्प्लिटिंग को, यूनिट है वो आपके पास डेल नोट है। अब डेल नोट में से कितना पोर्शन जो है वो, एक डेल नोट का कितना पोर्शन ऊपर वाले एनर्जी ऑर्बिटल के हिस्से में है और कितना नीचे है, कितने एनर्जी लेवल वो हायर है और कितने लोअर है। तो आप ये देखें कि ऊपर वाले हैं +0.6 डेल नोट और नीचे वाले हैं 0.-0.4। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो उन्हें याद रहता है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में ईजी ऊपर होता है, टी2जी नीचे होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऊपर 0.6 था या नीचे 0.4 था, वो क्या था। तो आप याद रखें कि आपके पास ईजी के लिए, जब ईजी जिस भी स्टेट में होंगे तो उनके साथ 0.6 होगा। 0.6 होने की रीजन क्या है, आप देखें कि ये आपके पास स्टेबलाइज हुए हैं, या आपके पास मतलब डिस्टेबलाइज हो गए हैं ना, डिस्टेबलाइज हो गए एज कम्पेयर टू डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ से सेंटर पे तो ये सारे एक साथ ही थे ना, लेकिन अब जो है वो इन कंपैरिजन में, इन डी3 के कंपैरिजन में ये हाई एनर्जी पे चले गए, ठीक है। हाई एनर्जी में कितने के कंपैरिजन में, 3 के, और 3 आपके पास अगर हर किसी का आप मान लें 0.2, 3 इंटू 0.2 0.6 हो जाता है, और ये 3 जो है ये आपके पास स्टेबलाइज हो गए हैं इन कंपैरिजन टू दीस टू, ठीक है। ईजी के 2 ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ये ईजी के 3 ऑर्बिटल जो है वो क्या हो गए हैं, वो स्टेबलाइज हो गए, लोअर एनर्जी पे चले गए हैं। तो ईजी के हमारे पास कितने थे, 2 थे, तो ये आपके पास 0.4 आ जाएगा। तो ये 0.4 डेल नोट जो है, इतनी इनकी एनर्जी जो है वो डाउन हुई है इन कंपैरिजन, तो इसके देखेंगे। इनको हम इसके कंपैरिजन में, इनको हम इनके कंपैरिजन में देखेंगे कि कितने स्टेबलाइज और कितने डिस्टेबलाइज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप 0.6 to 0.4 को जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कि हमारे पास कितनी स्प्लिटिंग पैरामीटर क्या होगा, ठीक है। हम जो डेल नोट है या 10 डी क्यू है, हम इसको कहते हैं स्प्लिटिंग पैरामीटर, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे जाके हम इसकी मजीद डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन ये जो है आपके पास यहाँ से ये पता चलेगा कि आपके पास कितनी स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। और आपके पास कितने एनर्जी जो है वो, कोई कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो कितना स्टेबलाइज है और कितना डिस्टेबलाइज है। अगर उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले में ज्यादा होते हैं, ठीक है, आपके पास सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो नीचे एकोमोडेट हो जाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज्यादा ऊपर भी जा रहे हैं तो वो उतना ही कॉम्प्लेक्स जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको फिर यहाँ से देख सकते हैं कि हाउ मच अ कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल और हाउ मच द कॉम्प्लेक्स हैज अनस्टेबिलिटी, ठीक है। लिगेंड क्या है, ठीक है। अब जैसे हमने बात की थी वीपीटी में कि हमारे पास दो टाइप के लिगेंड होते हैं, एक होता है आपके पास हाई स्पिन और एक होते हैं लो स्पिन। तो इस तरीके से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर भी आपके पास लिगेंड को उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो कैटेगराइज किया गया है। एक होते हैं आपके पास वीक फील्ड लिगेंड और एक होते हैं हाई फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, लो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, मीन के उनकी जो आपके पास मेटल और आपके पास लिगेंड के दरमियान में अट्रैक्शन है वो कम है, ठीक है। वो क्या है, वो कम अट्रैक्शन आ रही है। तो वो कम इंटरेक्शन जब होगी तो उनके दरमियान वो क्लोज भी इतना ज्यादा नहीं आएगी, ठीक। अट्रैक्शन ज्यादा हो तो क्लोज भी ज्यादा आते हैं, ये दूर से मतलब इतने डिस्टेंस पे होंगे, ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे। लेकिन जो हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के नतीजे में उनके पास वो ज्यादा क्लोज आएंगे, और उनकी फील्ड अब जो वीक है उनकी स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, उनकी लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है।
स्प्लिटिंग मीन कि दे आर स्प्लिट अपार्ट विद द ग्रेटर डिस्टेंस इन हाई, आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में और वीक फील्ड के केस में उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कम होगा। ठीक है, आप इनको जो है वो आप वीबीटी के साथ अगर रिलेट करें तो जो आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है वो एक्चुअली आपके पास हाई स्पिन होंगे, और जो हाई फील्ड लिगेंड है वो आपके पास लो स्पिन होंगे। ठीक है, अगर आपको लो स्पिन की बात की जाए या हाई स्पिन की बात की जाए तो वो एक ही लिगेंड होंगे। ठीक है, और अगर आपको वीक फील्ड की बात की जाए या हाई स्पिन की बात की जाए तो हम एक ही टाइप के लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बस हमारा प्रोस्पेक्टिव डिफरेंस हो गया। ठीक है, पहले हम बात करते स्पिन की, अब हम बात कर रहे हैं उनकी फील्ड की। ठीक है, तो आपके पास वीबीटी तो कहती थी ना कि ये डी ऑर्बिटल ओनली डीजेनरेट रहते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि आपके पास ये डीजेनरेट नहीं होते, ये स्प्लिट हो जाते हैं। अब इनकी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है आपके पास हाई जो आपके पास फील्ड होते हैं, और जो लो फील्ड होते हैं उनकी स्प्लिटिंग जो होती है वो कम होती है। ठीक है, अब देखें, अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्प्लिटिंग होगा क्या कि अगर जब आपके पास, आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करते हैं ना किसी एक ही ऑर्बिटल के अंदर, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हों तो क्या होता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से प्रेजेंट है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको वहां पे रखने के लिए हमें थोड़ी सी रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ता है। आपको पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में रखने के लिए उनके दरम्यान में कुछ ना कुछ रिपल्शन तो होगी। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि दूसरे उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल के अंदर रहने के लिए क्या करना होगा? अपनी स्पिन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों काम के लिए एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी को हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। उसको क्या कहते हैं? पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों दिया गया है? ठीक है, पेयरिंग एनर्जी का हमारा क्या ताल्लुक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के साथ? तो जनाब, इसका बड़ा बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट एक रोल है इसमें, क्योंकि आप देखें जो लिगेंड आपके पास स्ट्रॉन्गर है, जो हाई स्पिन, जो हाई फील्ड लिगेंड है, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, और आपके पास दोनों ऑर्बिटल के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा रिजल्ट आपके पास अगर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपके पास पेयरिंग एनर्जी क्या होती है कि वो कम हो जाती है, क्योंकि पेयरिंग की तो एनर्जी है ना। अब अगर आपके पास स्प्लिटिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे कि वो नीचे वाले ऑर्बिटल में ही रहे। ठीक है, वो ऊपर ना जाए, लेकिन नीचे रहने के लिए आपके पास नीचे ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट है? 3। तो 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन तो आराम से आ जाएंगे, लेकिन जब फोर्थ आएगा तो उसे किसी 3 के अंदर अकोमोडेट होना पड़ेगा, और उसे होना पड़ेगा पेयर अप, और पेयर अप होने के लिए उसे चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो वो ऊपर चला जाए, लेकिन वो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा है। तो उसको ओवरकम करने की बजाय जो उसकी पेयरिंग एनर्जी है वो कम है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेफर करेगा कि वो कम एनर्जी वाले रूट को फॉलो करे, तो वो पेयर पेयर अप हो जाएगा। ठीक है, तो और आपके पास जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। तो इन केस ऑफ आपके पास क्या होगा? इन केस ऑफ हाई फील्ड लिगेंड, आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेंगे कि वो नीचे ही क्या हो जाए? पेयर अप हो जाए। ठीक है, अब आपके पास जो होन्स रूल था ना, होन्स रूल आपके पास क्या कहता था? होन्स रूल कहता था कि अगर आपके पास ऑर्बिटल सेम एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप नहीं होंगे, बल्कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में चले जाएंगे। ठीक है, अकोमोडेट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे ये केस है कि जो आपके पास 5 के 5 ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी के नहीं है, वो डिफरेंट एनर्जी के हैं। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेंगे कि वो लोअर एनर्जी पे रहें। ठीक है, अब होन्स रूल क्या था कि वन इलेक्ट्रॉन गोस इनटू ईच सबशेल अंटिल ऑल ऑफ देम आर हाफ फिल्ड बिफोर पेयरिंग अप। ठीक है, पेयर अप होने से पहले सारे एक जैसे एनर्जी लेवल को वो ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हों। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ से आपको मोर क्लियर, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में आपके पास स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब अगर आपके पास D4 के केस में, D3 के केस में, D4 के D3 तक तो कोई मसला नहीं है, आपके पास नीचे T2G है, T2G में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाते हैं? 3। ठीक है, तो आपके पास, लेकिन जब आपके पास नंबर आ जाता है 4, तो अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? वो नीचे ही अकोमोडेट करेगा या ईजी में जाएगा? ठीक है, होना तो ये चाहिए कि वो 3 में आए और चौथा ईजी में आ जाए। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ फिल्ड हो, ठीक है, अनपेयर्ड हो। लेकिन ईजी और T2G के दरमियान में आपके पास
आपके पास जो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो इसलिए वो कोशिश, तो वो क्या करेंगे, वो प्रेफर करेंगे कि वो नीचे ही पेयर अप हो जाए, ठीक है। जबकि वीक फील्ड के केस में ये वाला जो आपके पास स्प्लिटिंग पैरामीटर है ये बहुत कम होता है, पेयरिंग एनर्जी से भी बहुत कम होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, वो बजाय इसके कि वो नीचे पेयर अप हो, वो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ईजी में चला जाएगा, ठीक है, और आपके पास पेयर अप नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखें कि आपके पास दोनों केसेस में कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो चेंज हो जाती है इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड और इन द वीक फील्ड। एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अब ये देखिए, ये आपके पास D7 के एग्जांपल है, किस D6 के एग्जांपल है, सॉरी, ठीक है। तो इस केस में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और इन केस ऑफ वीक फील्ड। अब देखिए, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन, ठीक है, और आप इनको लो लो स्पिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन 6 के 62G में एकोमोडेट हो जाएंगे, पेयर अप होके ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको ओवरकम करना, इसको माउंट करना, इसको मीट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पेयरिंग एनर्जी जो है वो कम है इससे, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस डेल्टा डेल वैल्यू। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेफर करेंगे कि वो यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। जबकि इस केस में आपके पास स्प्लिटिंग पैरामीटर बहुत कम है, तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बजाय इसके कि वो पेयर अप हो, वो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन शेल को, इलेक्ट्रॉन जो ईजी के ऑर्बिटल्स है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाती है विद इन दी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब आप ये केस देखें, अब 1D1 D2 D3, ये ऐसे 3 केसेस हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, दोनों केसेस में आपके पास कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास क्योंकि एक है या दो है या एक इलेक्ट्रॉन है, दो है या तीन है, वो तीनों जो है वो अनपेयर्ड होके रह सकते हैं, ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। लेकिन आपके पास इन द केस ऑफ D4 D5 D6 और D7, इस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, लो स्पिन या आपके पास हाई फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे एक पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बजाय इसके कि वो ऊपर जाए, वो नीचे पेयर अप हो जाएगा। जबकि हाई स्पिन या आपके पास वीक फील्ड के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा। इस तरह से D5 के केस में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएंगे, बजाय इसके कि वो ऊपर जा सकते थे, ठीक है, जैसे वो आपके पास वीक फील्ड के केस में गया। लेकिन यहाँ जा इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे आपके पास एनर्जी बैरियर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से D6 में आपके पास तीनों के तीनों जो है वो नीचे पेयर अप हो गए, और लेकिन डी आपके पास इस केस में वीक फील्ड के केस में आपके पास एक पेयर बना और बाकी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजी में चले गए। सेम वाइज इन D7 में आपके पास 6 नीचे से एकोमोडेट हो गए, लेकिन सेवंथ जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास नीचे अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर नेक्स्ट वाले सब शेल के अंदर जो है वो चला गया, क्योंकि अब देर इज नो चांस टू स्टे डाउन एनर्जी लेवल, ठीक है। तो जबकि आपके पास यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे एकोमोडेट हो गए, हमने पहले सबको सिंगली फिल कर लिया अनपेयर्ड फॉर्म में, फिर हमने बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे उनको पेयर अप कर लिया, ठीक है। अब आप देखें, आपके पास D8 D9 और D10 के केस में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, ये वही वाला होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके पास नीचे तीनों केसेस में तीनों कंप्लीटली फिल्ड हैं। अब कोई चांस ऐसा नहीं है कि वो नीचे फिल्ड हो सके, ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऊपर फिलिंग उनकी होनी ही होनी है। तो आपके पास D1 D2 D3 D8 D9 और D10 के केस में कोई भी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस नहीं आएगा, आइदर इट इज वीक फील्ड और आइदर इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड। बट इन केस ऑफ D4 D5 D6 और D7 के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों केसेस में डिफरेंट होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की तरफ, ठीक है। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अब जब दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा कि चेंज होती है, तो अब आप इस डिपेंड करेगा कि आपके पास लिगेंड कौन सा है, ठीक है, और लिगेंड कौन सी फील्ड क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास
इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में है, तो दैट्स मीन के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में होंगे, ठीक है। और आपके पास सिस्टम मोर स्टेबल होगा, जितने इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे उतना ही आपके पास वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे है और वो स्टेबल है। जबकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन Eg में जाना शुरू होंगे तो दैट्स मीन कि वो उसके अंदर आप अनस्टेबिलिटी आती जा रही है उस आपके पास कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन हो तो फिर हम देखेंगे उनका डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज, कि इंक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि ऊपर वालों का +0.6 होता है, नीचे -0.4 डेल होता है, ठीक है। लेकिन हमने अभी ये देखना है आपके पास कि इसकी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद जो आपके पास एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो जनाब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने हमारे पास जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी आपके पास, कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि T2G की एनर्जी जो कितनी डाउन होती है -0.4 और Eg की एनर्जी +0.4। तो जस्ट 0.4 को आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट आर प्रेजेंट इन T2G के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसको प्लस करना है 0.6 के साथ, और 0.6 को भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो इलेक्ट्रॉन आपके पास Eg में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपने इसको ओवरऑल डेल्टा आर डेल जीरो होता है, आपको पता है कि 0.6 डेल 0.4 होता है, तो ये आपके पास एक फार्मूला है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का। और इसमें हम प्लस पेयरिंग एनर्जी कर देते हैं, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन एज अ पेयर प्रेजेंट है तो हम उसके लिए पेयरिंग एनर्जी भी उसमें ऐड करनी होती है, तो आपके पास आ जाती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मोस्टली पेयरिंग एनर्जी जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है, वो आपको गिवन होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम D1 सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टाइटेनियम और एक्वा हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है आपके पास, तो टाइटेनियम D1 सिस्टम है, यानी कि डी में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ज़रा 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी पे। लोअर एनर्जी क्या है, T2G की यहाँ पे आपके पास कितना होता है 0.4 इंटू वन, ठीक है। तो आपके पास -0.4 इंटू वन प्लस 0.60, क्योंकि Eg में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा 0.4, ठीक है, ये जीरो हो गया और आपके पास आ गया डेल ओ नोट, ठीक है। अब ये नोट जो शो कर रहा है ये ऑक्टाहेड्रल को शो कर रहा है, क्योंकि आपके पास जो ये डेल की वैल्यू होती है ना स्प्लिटिंग, ये भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। ये इसके भी हम अभी डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे कि ये डिफरेंट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। तो इसको जो है एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ओ शो कर रहा है फॉर ऑक्टाहेड्रल केस, क्योंकि ये डिफरेंट होती है, ऑक्टाहेड्रल के लिए डिफरेंट होती है, टेट्राहेड्रल के लिए डिफरेंट होती है, स्केल प्लैनेट के लिए डिफरेंट होती है। तो जहाँ पे डेल ओ लिखा आ रहा है तो दैट्स मीन इट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल केसेस, ठीक है। तो आपको डीक्यू में कैलकुलेट करना है तो आपको 0.4 से 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके पास वैल्यू जो है वो डीक्यू में आ जाएगी। अब कुछ केसेस में जब पुराने जो नोटेशन है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन 0.4 और 0.6 के साथ चेंज है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, कुछ बुक्स में आप ऐसा भी देखेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना, दोनों जो है वो केसेस में उसको राइट माना जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अप D3 सिस्टम, अगर हम D1 से लेकर D3 सिस्टम के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता है D1 में तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। D2 में कितना होगा, अगेन D2 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो D2G में ही जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी D2G में ही जाएंगे। और अगर D3 आता है तो भी तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे आपके पास भी, आपके पास T2G में ही जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तो इसलिए जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं ना T2G में। T2G के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो आप किसी भी उनके पास दोनों केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में और T2G में ही रहेंगे। तो अब आप यानी कि इनको तीनों को हम मल्टीप्लाई हमने करना है -0.4 के साथ, ठीक है। तो अगर 1 है तो -0.42 होगा, तो 2 इंटू 0.4 0.8 हो जाएगा। अगर 3 है तो 3 इंटू -0.4 -1.2 डेल की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपने DQ में कैलकुलेट करना है तो इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट आप देख लें कि आपके पास D5 के केस में क्या होगा। D5 के केस में अगर बात की जाए तो वीक फील्ड के केस में आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन 3 नीचे जाएंगे और ये 2 ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास ये स्प्लिटिंग कम है, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो एस तो पेयर होने की बजाय वो दोनों एनर्जी पर हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू दिस स्प्लिटिंग, ठीक है, तो इस वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे पेयर अभी हो जाते हैं, ना कि वो ऊपर अनपेयर होकर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू -0.4, ठीक है, प्लस आपके पास आ जाएगी 0.6 इंटू 2, ठीक है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करें तो आपके पास वैल्यू आती है जीरो, क्या आती है, वैल्यू आती है जीरो। ये जीरो DQ और जीरो डेल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास D5 के केस में इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम ही है कि अगर जैसे वो आपके पास डीजेनरेट स्टेट में हो, ठीक है। तो देयर इज नो डिफरेंस, आपके पास स्प्लिटिंग जो है वो इतनी
कंसिडरेबल है ही नहीं कि वो आपके पास स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट मतलब हो सके, ठीक है, वो जीरो है। तो दैट्स मीन दे बिहेव लाइक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। जबकि अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो फिर आप देखेंगे कि वो नीचे अकोमोडेट होंगे। और अब अगर हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास 5 इंटू 0.-0.4 या 5 इंटू 4 हो जाएगा, दैट विल बी 20 डी क्यू। और प्लस 2p मीन दो आपके पास यहाँ पे पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, यहाँ पे दो पेयर है, तो आपके पास पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, +2p, ठीक है। और अगर डेल्टा की फॉर्म में हम कैलकुलेट करें तो आपके पास टू डेल नॉट, सॉरी डेल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2 डेल नॉट +2p आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास अब आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है कि इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड आपके पास कितना डिफरेंस आता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन देयर एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आल्सो चेंज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अब आपके पास दो एक्सरसाइज में दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप इनको सॉल्व करके देखें कि आइदर D7 और D6 के केस में आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के केस में आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बिल्कुल किसी चीज की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट डेल की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक तो वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है। ज्योमेट्री आपके पास ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लैनर है, ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्टाहेड्रल की जब पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर प्लैनर पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अभी बाकी जो तीन फैक्टर्स हैं आपके पास वो है नेचर ऑफ द लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन एंड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द मेटल आयन। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो डेल की वैल्यू को स्प्लिटिंग पैरामीटर को क्या कहते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अब बात करते हैं सबसे पहले लिगेंड की, ठीक है, कि लिगेंड जो है वो कैसे इफेक्ट करता है। अब देखिए सबसे पहले जो अब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो एक सक्सेस थी ना, वो एक सक्सेस तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि उसने ये बताया था कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। अदरवाइज वीबीटी जो बता रही थी वो ये बता रही थी कि आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं और हुंस रूट पोलो नहीं होता। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने आपको ये बताया कि हुंस रूट पोलो होता है। असल में आपके पास डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है और इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑर्बिटल डीजेनरेट रहते ही नहीं है, ठीक है। एक सक्सेस तो ये थी। दूसरी सक्सेस ये थी कि उसने आपको एक डेवलप करके दी थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है कि उन्होंने इसने लिगेंड को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्प्लिटिंग पावर, ठीक है, कि वो कितनी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, कितनी स्प्लिटिंग क्रिएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने सारे लिगेंड्स को जो है वो क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था, एक ऑर्डर बना दिया था, ठीक है। अब इस ऑर्डर में देखें साइनाइड, कार्बोनाइल, नाइट्राइल, इथीन, डाइमीन, ये आपके पास एक साइड पे है, जबकि आपके पास आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, थायोसाइनेट और फ्लोरीन ये आपके पास एक साइड पे। कुछ आपके पास दरमियान में है जैसे अमोनिया और वाटर, ठीक है। इनको बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है, लेकिन मोस्टली अमोनिया तक को स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कंसिडर किया जाता है, जबकि वाटर से ऑनवर्ड जितने भी आपके पास लिगेंड है उनको वीक फील्ड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आल तो उन्होंने स्ट्रेंथ बता दी थी। ये और बात है कि अभी भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इनकी नेचर की वजह से ये नेचर नहीं बता सकी थी कि वाई दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वाई दे आर वीक फील्ड, बट इसकी यही सक्सेस थी कि इसने इनको एक ऑर्डर एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डेवलप करके दी थी, ठीक है। तो अब इस सीरीज में अगर आप देखते जाएं तो जो ये आपके पास लिगेंड है ये सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग क्रिएट करेंगे और जो इस तरफ आपके लिगेंड है वो उतना ही कम करेगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि फ्लोराइड आपके पास सबसे कम कर रहा है। उसके बाद आ जाता है वाटर, तो वाटर मजीद जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ है, तो वो इससे ज्यादा स्प्लिटिंग क्रिएट करेगा। जबकि वाटर के आगे जो है आपके पास अमोनिया है, अमोनिया रिलेटिव आपके पास इसकी स्प्लिटिंग पावर वाटर से भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आपके पास साइनाइड आ जाता है, दैट इज वन ऑफ द मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसकी स्प्लिटिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मोस्टली एक हिंट आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, जो हर दफा तो ठीक मतलब उसकी कोई लॉजिक या कोई इसकी जस्टिफिकेशन उस तरह से तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि आप ये देखें कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जब आप देखें जो लिगेंड जिनमें आपके पास नाइट्रोजन होता है दे आर मोस्टली एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जिनमें आपके पास ऑक्सीजन होता है दे मोस्टली एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये आपको जो है सिर्फ एक चीज है याद करने के लिए आपके लिए आप इसको ट्रिक समझ लें कि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को देखना हो तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक का ये मसला होता है कि वो आप ये नहीं कह सकते कि ये हर दफा ये ट्रिक जो है वो काम चलाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये ट्रिक जो है वो काम आ जाती है, ठीक है। तो आप देखें, नेक्स्ट आप देखें कि सबसे पहले अगर देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ने कहा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो अगर आप देखें उनको तो वो आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कार्बन है। अब जो आपको पता है कि लिगेंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं डोनर एटम। अब डोनर एटम देखिए ये आपके पास साइनाइड है, इसमें नाइट्रोजन है, कार्बोनाइल है, इसमें कार्बन है, ईडीटी है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, फॉस्फीन में फॉस्फोरस है। तो ये सारे ग्रुप जो है ना ये इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये एक्ट कर रहे हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे। जबकि वो लिगेंड जो आपके पास वीक फील्ड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। जैसे कि हेलोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपके पास हेलोजन एटम आ गए हैं, ठीक है। आइसोथायोसाइनेट में सल्फर है, हाइड्रोक्सल में
ऑक्सीजन है, ठीक है? तो ये आपके पास स्मॉलर स्प्लिटिंग क्रिएट करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और आपको पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रेजिस्टेंस शो करता है इलेक्ट्रॉन देने में, ठीक है? उनकी इलेक्ट्रॉन को डोनेशन की जो टेंडेंसी होती है वो कम होती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है? उनकी कम होती है। तो एज़ अ रिजल्ट उनकी इंटरेक्शन भी कम होती है, उनकी रिपल्शन भी कम होती है, और एज़ अ रिजल्ट उनकी स्प्लिटिंग भी कम होती है, ठीक है? ये हम ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी जो है वो अपने माइंड में एक जस्टिफिकेशन बना सकते हैं। बट ये भी सच है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्लियरली बताने में, कि इसकी रीजन बताने में कि व्हाई सम लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग एंड व्हाई दे आर वीक, वो वो कामयाब नहीं थी, ठीक है? सक्सेसफुल नहीं थी, ठीक है? अब लेकिन अगर हम देखें वाटर और अमोनिया के केसेस में, तो हमने क्या कहा था कि वाटर वीक फील्ड है, अमोनिया क्या है? आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब आप देख लें, अमोनिया जो है उसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है? जब आपके पास क्लोरीन है, उसके पास कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है। तो उसको तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों होना चाहिए था? नहीं, ये आपके पास वीक फील्ड है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देने की भी, इसको इलेक्ट्रॉन देने की जो इसकी एफिनिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है? तो ये है कि यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने आपको ये बता दिया था कि ये लिगेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है, और इनका ऑर्डर क्या है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना वीक है, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आयन। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये डिसाइड करने में कि आपके पास स्प्लिटिंग ज्यादा होगी या कम होगी। अब देखिए, आपके पास सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, मीन्स की मेटल के इलेक्ट्रॉन, तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन नेशन एबिलिटी है, तो इलेक्ट्रॉन जितने मेटल के जाएंगे उतनी ही ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन और इंटरेक्शन होगी उतनी ही स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। लेकिन वो जितनी इंटरेक्शन होगी, जितने वो क्लोज आएंगे मेटल और लिगेंड, इतनी ही क्लोज आने के बाद उनकी रिपल्शन भी ज्यादा होगी, रिपल्शन के नतीजे में उतनी स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, ठीक है? इस तरह से होगी। और दूसरी आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ और डेल्टा नोट जो है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अब अगर मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो मेटल की तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी ना, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट होने से तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा हो रही है, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रही है, और ऐसा रिजल्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी तो मेटल और लिगेंड के दरमियान में अट्रैक्शन कम होगी, इंटरेक्शन कम होगी, इंटरेक्शन कम है तो रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है तो स्प्लिटिंग कम है, ठीक है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का तो डायरेक्ट रिलेशन है स्प्लिटिंग पैरामीटर के साथ, लेकिन नंबर ऑफ डी और इलेक्ट्रॉन का इनवर्स रिलेशन है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है? अगर हम अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, लास्ट टाइम हमने जो लास्ट में एग्जांपल देखी थी, हम कह सकते हैं कि अगर हम लिगेंड को चेंज करें, अब यहाँ पे हम लिगेंड सेम रखते हैं, ठीक है? मेटल भी सेम रखते हैं, और दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल चेंज हो जाएंगे। और अब हम इफेक्ट देखते हैं कि आपके पास स्प्लिटिंग पैरामीटर किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आपके पास आयरन का, यहाँ पे आपके पास इसकी, क्योंकि वाटर जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या होगी? +3, यहाँ क्या होगी? +2। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आल्दो के सेपरेटिंग पैरामीटर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, बट आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसका ज्यादा होगा। तो इस केस में आपके पास आयरन हैज द एक्वा उस कम्प्लेक्स का ज्यादा होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ज्यादा है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाती है ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज आपको पता है कि हमारे पास 3 ट्रांजिशन सीरीज है, 3D 4D और 5D। तो अब ट्रांजिशन सीरीज का ये बताया गया है कि आपके पास जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड में जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास स्प्लिटिंग पावर कितनी हो जाती है? 50% इंक्रीज। और जब थर्ड से फोर्थ में जाते हैं, मतलब आपके पास फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं तो 50, सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो मजीद 50% आपके पास क्या होगा? स्प्लिटिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? अब आपको पता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आपके पास कौन सा शेल होगा? थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, और इसमें 5D, ठीक है? तो यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 4D है, 5D है। 5D का साइज 4D से बड़ा है, 4D का साइज 3D से बड़ा है, ठीक है? अब इनका साइज जो है डी ऑर्बिटल का क्या कर रहा है? साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है? जितने ज्यादा आपके पास साइज बड़े होंगे, उतना ही लिगेंड के लिए उसको अप्रोच करना आसान हो जाएगा, उसको इंटरेक्ट करना आसान हो जाएगा, और जितना वो अप्रोच ज्यादा होगी उतनी ही क्लोजनेस ज्यादा होगी, और ज्यादा रिपल्शन होगी, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है? तो और एक तो ये रीजन होगी। दूसरी रीजन एक ये भी है कि आपके पास जो सेकंड और थर्ड सीरीज के जितने भी एलिमेंट है ना, वो आपके पास बनाते हैं आपके पास हाई लो स्पिन कम्प्लेक्सेस, ठीक है? हमने बात की थी ना कि हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस या लो स्पिन कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वो हाई फील्ड कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है? वो क्यों बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपके पास अगर लिगेंड जो है वो लो फील्ड हो आपके पास, ठीक है, तो आपके पास टेट्राहेड्रल बनेगा या स्क्वायर? तो आप कहते हैं कि नहीं, टेट्राहेड्रल बनेगा क्योंकि इसकी फील्ड कम है। तो जनाब यहाँ पे आपके पास अगर लिगेंड आपके पास वीक फील्ड भी या हाई स्पिन भी हो, तो उस केस में भी आपके पास स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस ही बनते हैं, ठीक है? तो थर्ड और फोर्थ सीरीज जो है आपके पास, सॉरी, जो आपके पास 4D और 5D के एलिमेंट है, वो आपके पास लो स्पिन या लो स्पिन एलिमेंट्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाती हैं, ठीक है? आपके पास मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस जो वो होते हैं वो कौन से होते हैं? स्क्वायर प्लेनर होते हैं। उनकी रीजन क्या है? कि उसमें बेशक आपके पास लिगेंड हाई स्पिन हो, लेकिन फिर भी आपके पास पेयरिंग हो जाए,
ठीक है? अब उसमें पेयरिंग क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनके पास ऑर्बिटल होते हैं, लार्जर डी ऑर्बिटल होते हैं। उसमें लार्जर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करना, पेयर करके रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। वो होता है छोटे ऑर्बिटल के अंदर कि इलेक्ट्रॉन को हमने पेयर अप करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए कि उनको छोटी जगह पे हमने पेयर अप करना है। लेकिन जब आपके पास डी ऑर्बिटल बड़े हो जाते हैं, तो पेयरिंग एनर्जी जो है वो उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है? तो फिर अगर आपके पास लिगेंड जो है वो लो स्पिन भी हो, ठीक है? और हाई आपके पास लो स्पिन लिगेंड भी होगा, सॉरी हाई स्पिन लिगेंड भी होगा, तो कॉम्प्लेक्स आपके पास लो स्पिन ही बनेंगे, ठीक है? तो इसलिए आपके पास 4D और 5D की सारी ट्रांजिशन सीरीज में लिगेंड आपके पास कोई भी होगा, हमेशा आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट अब आपके पास एक और केस हम देखते हैं कि जिसमें आपके पास लिगेंड भी सेम है और आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, ठीक है? लिगेंड भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपके पास मेटल और मेटल की भी ट्रांजिशन सीरीज। तो अब आप खुद यहाँ से चेक करें कि ऑस्मियम, आयरन और रुथेनियम के अंदर आपके पास कौन सा किस एलिमेंट किस ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करता है। तो ट्रांजिशन सीरीज का हमने बता दिया है आपके पास कि लास्ट ट्रांजिशन सीरीज की सपोर्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा, क्योंकि ये 6 है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो आपके पास स्प्लिटिंग पैरामीटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल व्हील किसके लिए सबसे ज्यादा होगा। तो अब आप बहुत इजीली बता सकते हैं। इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल की जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो स्टूडेंट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है, आपको समझ आया है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।